नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य दर्शन का सीरीज और आज हम जानेंगे कांट का समीक्षावाद क्या कहता है। कांट एक जर्मन दार्शनिक हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक निर्धन परिवार में जन्मे थे और ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं चले हैं ये। जबकि उस समय के दार्शनिक एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते थे, लेकिन इनका जो ज्ञान है इसका लोहा आज पूरा विश्व मानता है। अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किए हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे आज। कांट उस समय के दार्शनिक हैं जब अनुभववाद और बुद्धिवाद अपने चरम स्थिति में थे। अनुभववाद और बुद्धिवाद अपने चरम स्थिति में थे। कांट कभी अनुभववाद से प्रभावित होते थे, फिर बुद्धिवाद से प्रभावित होते थे, फिर ये दोनों का क्या है समन्वय किए। उन्होंने कहा ये दोनों पूर्णतः सत्य नहीं है, आंशिक सत्य हैं, और इन्होंने इन दोनों की समीक्षा की और समीक्षा करके एक नई विचारधारा प्रस्तुत किया। इसी को क्या बोलते हैं? समीक्षावाद बोलते हैं। ठीक है, तो कांट का दर्शन समीक्षावाद कहलाता है क्योंकि उसने अनुभववाद और बुद्धिवाद की आलोचनात्मक समीक्षा करके अपनी विचारधारा को स्थापित किया। अब देखिए कैसे अनुभववाद क्या कहता है और बुद्धिवाद क्या कहता है और इनका समन्वय या समीक्षा कैसे करते हैं। अनुभववाद कहता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। सभी ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होते हैं। जो भी ज्ञान है हमें इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होती है। ये कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है स्टार्ट में, शुरुआत में एक ब्लैंक बोर्ड की तरह होता है, खाली बोर्ड की तरह होता है। उसमें हम जो कुछ अनुभव के द्वारा भरते जाते हैं वही क्या है? हमारा ज्ञान है। पहले से हमारे मस्तिष्क में कोई ज्ञान नहीं रहता, अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ये जो अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? संश्लेषणात्मक होता है। अर्थात संश्लेषणात्मक होने के कारण इसमें क्या होती है? नवीनता होती है। अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें नयापन होता है, नवीनता होती है। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सार्वभौमिक और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति इससे नहीं होती है। सार्वभौमिक ज्ञान अर्थात हमेशा एक रहने वाला। अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमेशा परिवर्तनशील रहता है, वह सदैव एक समान नहीं रहता। जैसे ठंड के मौसम में हमें क्या लगता है? पानी ठंडा लगता है, लेकिन गर्मी के समय वह गर्म लगता है। वही पानी जो है गर्मी के समय अच्छा लगेगा, ठंड के समय अच्छा नहीं लगता। अनुभव हमारा चेंज होते रहता है, सार्वभौमिक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हम जैसे देख लीजिए, कार्य कारण की अनिवार्यता केवल किस पर आधारित है कि हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो कल्पना कर बैठते हैं कि इसके कारण ऐसा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि इसके कारण ऐसा होता है। यह क्या है? एक साहचर्य संबंध है। हम बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसमें एक रिलेशन बना बैठते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो इसमें सार्वभौमिकता और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ये है इसका माइनस पॉइंट। अब देख लीजिए बुद्धिवाद। बुद्धिवाद क्या कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही वास्तविक, अनिवार्य और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो बुद्धि है, बुद्धि में कुछ प्रत्यय जन्मजात हमारे बुद्धि में रहते हैं। ठीक, कि बुद्धि में कुछ जन्मजात प्रत्यय पहले से रहते हैं। ठीक, इन्हीं प्रत्ययों के विश्लेषण से समस्त ज्ञान का निगमन होता है। अर्थात बुद्धि के द्वारा हमें अनिवार्य और सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुभव से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। ये जो बुद्धि है ना, उसी में पहले से हमारे सभी की बुद्धि में, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, ज्ञान जो है पहले से हमारी बुद्धि में है और समय आने आने पर हमें उसका ज्ञान होता है। ये कहते हैं बुद्धिवाद है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें नवीनता नहीं आती। क्यों? क्योंकि पहले से ही ज्ञान हमारे बुद्धि में है, तो इसमें नयापन कहाँ से आएगा? तो इसमें नवीनता का अभाव होता है। यह रूढ़ीपन का शिकार हो जाता है। रूढ़ीपन क्यों? क्योंकि ज्ञान तो पहले से हमारी बुद्धि में है, उसमें नयापन कुछ आ नहीं रहा है, अर्थात इससे रूढ़ीपन का
भाव आता है। वही अनुभववाद में क्या होता है, अनुभववाद में नवीनता तो है लेकिन सार्वभौमिक और अनिवार्य नहीं है। ठीक है, नवीनता है लेकिन सार्वभौमिक और अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण यह संशयवाद हो जाता है। इसकी परिणति, चरम परिणति संशयवाद में मिलती है। तो दोनों को प्लस और माइनस देख लीजिए। इसमें नवीनता है, सार्वभौमिक और अनिवार्य नहीं है। बुद्धिवाद में अनिवार्य और सार्वभौमिक है लेकिन नवीनता नहीं है। तो इन दोनों का समन्वय करके कांट कहते हैं कि ये जो दोनों हैं, अनुभववाद और बुद्धिवाद, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे की मान्यता का खंडन मंडन करते हैं। अनुभववाद बोलते हैं कि ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होगा, हमारे बुद्धि में पहले से ज्ञान नहीं रहता। बुद्धिवाद कहता है कि नहीं, ज्ञान हमारे बुद्धि में पहले से रहता है, अनुभव से कुछ प्राप्त नहीं होता। अब कांट जो है इन दोनों का समन्वय करते हैं, कहते हैं कि दोनों अंशतः सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो पूर्णतः सत्य क्या है बोलते हैं, तो यहाँ पर कांट बोलते हैं कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णयों की व्यवस्था है। अब ये क्या है भैया, संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय। अब इसको देखिए कांट कैसे समझाते हैं। कांट दोनों की समीक्षा करके कैसे समन्वय करते हैं उसको देखिए। तो कांट कहते हैं ज्ञान के दो अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं, एक है उपकरण, उपकरण या इसी बोलते हो सामग्री, और दूसरा है स्वरूप। उपकरण क्या है, तो देखिए कि ज्ञान का उपकरण अनुभव से प्राप्त होता है और ज्ञान का स्वरूप किससे प्राप्त होता है, बुद्धि से। ज्ञान का उपकरण अनुभव से और ज्ञान का स्वरूप बुद्धि से। कि इंद्रिय संवेदन ये क्या है, सामग्री है, और बुद्धि विकल्प क्या है, सांचा है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए आपको बनाना है एक अंगूठी। अंगूठी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सोना चाहिए और एक सांचा चाहिए। सोने को सांचा में ढालेंगे तभी आपको अंगूठी मिलेगा। उसी प्रकार कांट कहते हैं कि ये जो सामग्री है इंद्रिय संवेदन, ये जो इंद्रिय संवेदन है यह क्या है, ये इंद्रिय संवेदन सामग्री की तरह है। और इस इंद्रिय संवेदन को अर्थात अनुभव के द्वारा प्राप्त इंद्रिय संवेदन को जब बुद्धि विकल्प रूपी सांचे में ढालेंगे तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। समझ में आ गया आपको कि इंद्रिय संवेदन क्या है, एक सामग्री के समान है। इंद्रियों के द्वारा हम किसी वस्तु के बारे में संवेदन करेंगे और उसको बुद्धि के द्वारा हम क्या करेंगे, सांचा में ढालेंगे, तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। यही है आपका समीक्षावाद। दोनों की समीक्षा किए हैं और समन्वय किए हैं। अब देखिए इसमें होगा क्या, इंद्रिय संवेदन में क्या होता है, नवीनता होता है, और बुद्धि विकल्प अर्थात बुद्धि में क्या होता है, सार्वभौमिकता और अनिवार्यता का गुण होता है। और इन दोनों गुण को जब जुड़ जाते हैं तब इससे क्या बनता है, ज्ञान जो बनता है। और इस ज्ञान में नवीनता भी होगा, सार्वभौमिकता भी होगा और अनिवार्यता भी होगा, अर्थात तीनों गुण होंगे इसमें। क्लियर है। और यही क्या है, यथार्थ और वास्तविक ज्ञान है। ये कहते हैं कि बिना इंद्रिय संवेदन के हमें सिर्फ बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या सिर्फ बुद्धि से बिना, सिर्फ बुद्धि रहे और इंद्रिय संवेदन रहे हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, या सिर्फ इंद्रिय संवेदन रहे बुद्धि रहे इससे भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। दोनों का होना आवश्यक है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंद्रिय संवेदनाओं के बिना बुद्धि विकल्प क्या है, पंगु है, और बुद्धि विकल्प के बिना इंद्रिय संवेदन क्या है, अंधे हैं। ठीक है। जब इंद्रिय संवेदन जो है बुद्धि विकल्प रूपी चश्मे से गुजरता है तभी जो है हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कांट के अनुसार ज्ञान में अनिवार्यता, सार्वभौमिकता और नवीनता तीनों का गुण मिल जाता है हमें। यही है समीक्षावाद। आई होप आपको समझ में आया होगा समीक्षावाद क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ समीक्षावाद। तो समीक्षावाद क्या है कि कांट अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों की समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके अपनी विचारधारा को स्थापित करते हैं, इसी को समीक्षावाद कहा गया है। अनुभववाद में जहाँ नवीनता होती है वहीं सार्वभौमिकता और अनिवार्यता की कमी पाई जाती है। बुद्धिवाद में जहाँ अनिवार्यता और सार्वभौमिकता होती है वहीं नवीनता की कमी पाई जाती है। और इन दोनों को समन्वय करके जो है
एक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोनों का समन्वय कैसे कि इंद्रिय संवेदन को जब बुद्धि स्वरूप रूपी सांचे से गुजारा जाता है तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें नवीनता भी होगी, अनिवार्यता भी होगी और सार्वभौमिकता, तीनों गुण का होगा। यही है कांट का समीक्षावाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। कांट के समीक्षावाद का महत्व बहुत है, सभी जगह है। ठीक है, आप यदि ऑफिसर हैं तो वहाँ भी समीक्षा कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों की बात को सुनिए, उनकी समीक्षा कीजिए, समन्वय कीजिए, फिर अपना जो है निर्णय लीजिए। ठीक, तो इनका महत्व दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। तो आई होप आपको कांट का समीक्षावाद अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन आ सकते हैं, कांट की समीक्षावाद को समझाइए 100 शब्द में, तो इस टाइप से बता सकते हैं। ठीक है, आई तो आज के लिए इतना ही। हमारे फैमिली का मेंबर बनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।